तो गाइस आप लोग नेवी एसएसआर और एमआर के बारे में कह रहे थे। जीके का सिलेबस सेम है। इवन कोस्ट गार्ड का भी तो सेम ही है ना, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। कोस्ट गार्ड का बच्चा भी इसको फॉलो करेगा, नेवी एमआर का भी करेगा, एसएसआर का भी करेगा, और ये चीज़ आर्मी के अंदर भी काम आने वाली है। तो चीज़ों को अलग नज़रिए से मत देखा करो, जीके जीएस सेम है। ठीक है, सिलेबस के अंदर दो चीज़ें हैं, हम सिलेबस के टॉपिक को फॉलो करेंगे। जैसे हमारा सिलेबस के अंदर क्या है, कहते हैं ना कि क्या है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो उसके अंदर ना पता है उसको क्या कर रखा गया है, आर्ट एंड कल्चर को आर्ट एंड रिलीजन या फिर कल्चर एंड रिलीजन करके नाम दे रखा गया है। तो रिलीजन तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, डिटेल में जाके कराऊंगा। एंड ये रिपीटेड होंगी आगे चल के, हम पूरे सिलेबस को करते रहेंगे ना टॉपिक वाइज, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। लिमिटेड चीज़ों को कराऊंगा एक क्लास के अंदर, आपको मज़ा आने वाला है, मैं इसी की गारंटी लेता हूँ। एंड अगर कोई बच्चा एमआर की बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहता है तो नेवी एमआर की बेसिक से प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच, जो कि 633 नहीं 524 में है, फिर डिस्काउंट ऑफर है। इसके अंदर आपको देखो मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एमआर के। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच जैसे मैथ के, जीके के, साइंस के रिकॉर्डेड बैचेस भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। एंड गाइज हमारी जो पेड पीडीएफ आती है ना, 200 250 की अलग से, वो पीडीएफ आपको अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, इसी बैच के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आप व्हाट्सअप करके ज़्यादा इंक्वायरी ले सकते हो बैच के रिगार्डिंग। और एक चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, अगर कोई बच्चा अभी से अगर इसके अंदर प्रिपरेशन कर रहा है, हमारे दिए चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से, तो उसका रिजल्ट 100% होगा, अगर चीज़ों को पढ़ रहा है बेहतर तरीके से तो। ठीक है, और एक चीज़ कहूँ, अगर कोई बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है, वो सिर्फ पीडीएफ बाय करके हमारी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो एमआर के लिए ठीक है और एसएसआर के लिए दोनों की पीडीएफ्स को भी आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। एसएसआर का फिजिक्स एंड मैथ नहीं है, बाकी एसएसआर का जीके का पीडीएफ है हमारे पास, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनको बाय करके पढ़ सकते हो। एमआर की जो है मैथ है, मैथ है, साइंस है, जीके है, एमआर के लिए ये सभी चीज़ें हैं। तो आप पीडीएफ्स को व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हम करेंगे ना, मजा आने वाला है, इतना समझ लो कि मजा आने वाला आज, कि भारतनाट्यम किस भारतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से है। बोलोगे भारतनाट्यम, बहुत अच्छा। भारतनाट्यम तो कहाँ से है, तमिलनाडु से है। बोलोगे हाँ सर। कुछ लोग बोलेंगे केरला से है, मैं बोलूंगा नहीं, केरला से तो फिर क्या है, कथकली है ना। भारतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु से है, तो इस चीज़ को याद रखना होगा। कहोगे क्या सिर्फ इतना जानना हमारे लिए सफिशियंट है, मैं बोलूंगा नहीं। भारतनाट्यम क्या है, बोलोगे डांस है। बोलेंगे कौन सा डांस है, बोलोगे क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस मीन्स व्हाट, मैं बताऊंगा। दो चीज़ें समझना है, एक तो क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आगे चल के बताऊँ, ठीक है, इसी के अंदर बताऊंगा, समझना। लेकिन देखो, भारत का सबसे प्राचीन जो क्लासिकल डांस माना जाता है भारतनाट्यम को। कुछ टॉपिक्स को पढ़ो, यहाँ से समझ में आएगा। तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे एंशियंट क्लासिकल डांस किसको माना जाता है, भारतनाट्यम को। यहाँ से एक सवाल पढ़ना ना कि विच इज़ द एंशियंट क्लासिकल डांस, विच इज़ द मोस्ट एंशियंट क्लासिकल डांस, बोलोगे भारतनाट्यम। ठीक है, एक ये भी पूछ सकता है कि भारतनाट्यम किस शास्त्र पर है। ये है नाट्य शास्त्र पर आधारित, और ये सोलो डांस है। जिसके बारे में ये भी जानोगे कि भारतनाट्यम एक सोलो डांस है। फोटो देख रहे हो, ये चीजें हैं इसके अंदर, क्या दो लोग डांस कर रहे हैं, तीन लोग कर रहे हैं, नहीं, एक सिंगल लेडी डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि एक सोलो डांस है। सोलो डांस मतलब एकल नृत्य है। और देखो, भारतनाट्यम से रिलेटेड दो लोगों का नाम काफी, बहुत सारे लोग करते हैं, बट जो फेमस है दो लोगों का सुनो। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनका नाम बहुत फेमस है। ठीक है, और एक बाला सरस्वती, इनका नाम बहुत फेमस है। ये दोनों का नाम दे सकता है आपके एग्जाम में, पूछ सकता है। ये थोड़ी खाली पूछेगा भारतनाट्यम कहाँ से, तमिलनाडु, इतना रट के क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि बताओ भारतनाट्यम, पूछ सकता है। ऑप्शन 4 दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा सोलो डांस है। 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जिनके ग्रुप में डांस होते हो, एक भारतनाट्यम डाल देगा। तो आपको करना है कि भारतनाट्यम इज अ सोलो डांस, ठीक है, एकल नृत्य। एंड पूछ देगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल या फिर बाला सरस्वती किन नृत्य से संबंधित है, भारतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो आपको क्या कर दोगे, भारतनाट्यम। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती। वैसे और भी लोग हैं बट मैं सबको नहीं रटवा रहा हूँ, बोर हो जाओगे। इसके अलावा टोटल हमारे इंडिया में जो है ना, इसके अलावा ने इसको इंक्लूड करके टोटल 8 शास्त्रीय संगीत है। टोटल कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है। बोलोगे अच्छे, ओके, ठीक है। तो ये आठों का नाम याद करो, किन किन स्टेट से हैं बच्चा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु, कथक कहेगा तो आप कहोगे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया ना रहेगा तो उत्तर प्रदेश दे देगा।
याद रहेगा, कथक अगर नॉर्थ इंडिया ऑप्शन में ना रहे तो उत्तर प्रदेश दे देगा, बट अब क्या है, नॉर्थ इंडिया ही दे जाता है, क्योंकि कथक के बहुत सारे जो घराने हैं वो सिर्फ यूपी में ही नहीं है, यूपी से बाहर भी देखने के लिए मिलते हैं। इनका हर, देखो, नृत्य का एक घराना होता है, तो कथक से रिलेटेड जो घराने होते हैं वो यूपी से बाहर भी है। अब बोलोगे अभी तो आपने कहा था कथकली केरला, तो मैंने कथकली कहा था, ये कथक है सिर्फ। कथकली 6 नंबर पे देखो, अगर कथकली कहेगा वो केरला, ओडिसी का तो याद हो जाएगा उड़ीसा, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, मणिपुर का तो ऐसे ही याद हो गया मणिपुरी, मणिपुर, सतरिया कहेगा आसाम, मोहिनीअट्टम कहेगा केरला। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी तो इसके रिगार्डिंग मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मेरे को और क्या बताना चाहिए। ठीक है, फिर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने ऐड करवा दी है, एटलीस्ट इतना आप एक बार में याद करोगे। ठीक है, अब कह रहे हैं अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस स्टेट के अंदर है, ये देखो, ये है अजंता की गुफा। ठीक है, ये जो अजंता और एलोरा की जो ये केव्स हैं वो किस स्टेट में है, बोलोगे महाराष्ट्र के अंदर है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। अच्छा, ये कोई भी मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, कोई भी टेम्पल, कोई भी केव्स क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर ऐड करा गया है, इसीलिए पूछा जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपके गांव के टेम्पल के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसको लोग जानते नहीं है। ये ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें पॉपुलर है। ठीक है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर रखा गया। कौन सा मॉन्यूमेंट, कौन सा केव्स, कौन सा टेम्पल कब किया गया है वो आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है, वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, इन सब एग्जाम के, सॉरी यूपीएससी, इन सब एग्जाम के लेवल का है। तो कब कैड किया गया, पर्पस क्या था, उतना डिटेल में नहीं घुसना है, बट फिर भी इसके बारे में चीज़ों को जानेंगे। देखो, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दो अलग अलग गुफाएं हैं। अजंता पूछेगा तो कहना बौद्ध रिलीजन से है, बुद्धिज्म से है। ठीक है, क्या है भैया, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एलोरा पूछेगा तो इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तीनों की चीजें आपको प्रतिमाएं यहाँ पे, साक्ष्य यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। याद रहेगा, हिंदू, बौद्ध एंड जैन एलोरा के अंदर तीनों देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, और एलोरा के बारे में पूछ सकता है, जो कि इतना तो नहीं पूछेगा कि बताओ, एलोरा की एक प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, जो कि एक ही पत्थर से बनी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो ये इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, बट दो चीज़ें ऊपर के लाइन में हमने दे रखी हैं, उनको पढ़ो आप बहुत अच्छे से। और एक चीज़ यहाँ पे अजंता की गुफाएं में क्या है, एलोरा की गुफाओं में क्या है, तो ऑब्वियस चीज़ है ना कि अब कैसे समझ में आ रहा है कि वो हिंदू का है, ये बौद्ध से रिलेटेड है। वहाँ पे कुछ तो उस टाइम की चित्रकला वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह देखने के लिए मिली होंगी। तो बॉक्स बौद्ध भिक्षुकों ने जो बनाई थी अजंता के अंदर, तो इसका मतलब क्या था, उसमें बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड। एलोरा में क्या मिला, तो हिंदू में और जैन रिलीजन में, इनमें की कुछ मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ठीक है, और इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नामित है। तो इसीलिए तो पूछा गया यहाँ से सवाल। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उनको याद रखना। नटराज जो है ना, किस देवता का स्वरूप है, आपने नटराज देखा है, बोलोगे नहीं देखा, आपने देखा है, नाम नहीं समझ में आ रहा है। एक शिव जी का मूर्ति होता है ऐसे गोल घेर के, अच्छा फोटो देखो ना, मैंने फोटो भी ऐड कर रखा है, ये है नटराज का। ठीक है, नटराज जो है ये शिव जी हैं, हमारे प्यारे शिव जी। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दो, इनमें शिव जी के कितने हाथ हैं ये भी पूछ लेता है, बोलोगे है इतना पूछता है। देखो, एक हाथ में ये डमरू देखो, एक हाथ से ये आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ से इन्होंने शायद शंख या फिर कुछ पकड़ रखा है, और एक हाथ इधर मुद्रा में दिखा रही है। मतलब ये यही है, लेफ्ट हैंड दो, एक इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, दो लेफ्ट हैंड एंड दो राइट हैंड। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि नटराज में जो शिव जी हैं उनके कितने हाथ दर्शाए जाते हैं, तो 4, ये अलग अलग मुद्राएं दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा आपको, बोलोगे हाँ हो गया काम, नहीं इतना से काम नहीं आया। अब ये नटराज जो है वो कौन सा डांस कर रहे हैं शिव जी, ये जो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो कौन सा है, वो तांडव है। ठीक है, अब तांडव क्या है भाई, ये दिखाता है कि सृष्टि का सृजन या फिर डिस्ट्रक्शन, ये इस चीज़ का प्रतीक है। अब शिव जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी करते हैं, ऐसा हमने सुना है, जब गुस्सा आ जाते हैं तो भी तांडव करते हैं। तो जब गुस्सा में करेंगे तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शंस होगा, खुशी में करेंगे तो कुछ चीज़ों का निर्माण होगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि उनमें 4 भुजाओं का अलग अलग मुद्राओं में क्या है दिया है, 4 उनके हैंड्स हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुनो, ये मूर्ति है कहाँ पे, वैसे तो हम घरों में भी खरीद के रख लेते हैं, लेकिन मेनली जो है वो कहाँ पे है,
उनका छोटा सा एक, आप वो पोर्टेबल चीज़ें खरीद के रखते हो ना घर में, लेकिन एक्चुअली ये तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में है। ठीक है, याद रखना। एक CERN स्विट्जरलैंड के अंदर भी है। अब ये CERN क्या है, तो यहाँ पे देखो स्विट्जरलैंड के अंदर एक फिजिक्स की लेबोरेटरी है, भौतिकी की प्रयोगशाला है, उसके बाहर भी नटराज की ये जो प्रतिमा है बहुत बड़ा लगाया हुआ है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि बताओ इनमें से किस कंट्री में चार दे देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, USA, स्विट्जरलैंड, या फिर चार कुछ भी देगा, उनमें से एक स्विट्जरलैंड देगा, इंडिया को छोड़ के। इंडिया का ऑप्शन नहीं देगा उसमें। कहेगा इसमें से किस में नटराज की प्रतिमा है। अब कंफ्यूज हो गए हैं, शिव जी का हमारे इंडिया में नहीं है, कहीं और से पूछ रहा है। स्विट्जरलैंड के CERN जो एक लेबोरेटरी है फिजिक्स की, उसके बाहर है, याद रहेगा। और ये क्या है भाई, इनमें कहा जाता है कि पंच महाभूतों से जुड़े रहने का प्रतीक है। और वो पंच महाभूत कौन है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। ठीक है, चलो बाकी कह रहा है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ है। मैं टाइम ले रहा हूँ और चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, काफी मेहनत लगा इन चीजों को बनाने में, और काफी इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ, जहां से अगर नटराज से सवाल पूछा तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मैं इस एटलीस्ट इतना करा दे रहा हूँ। अगर एलोरा एफेंटा से पूछा तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, एटलीस्ट मैं इतना करा दे रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाओं से सवाल पूछा तो एक तो ये पूछ लेगा कहाँ पर है, आप बोल दो कि मध्य प्रदेश में है। तो क्या इतना ही सवाल है? इसके अलावा भी कुछ है। देखो ये चित्रकारी यहाँ पे बना रखा गया है, जानवर मार रहे हैं लोग, ठीक है, ये सभी चीजें। अब ये पूछेगा मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, तो रायसेन जिले में है। रायसेन नाम के एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे है, याद रहेगा। भीमबेटका की गुफाएं MP के किस जिले में है पूछ सकता है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अब इसमें जो पेंटिंग्स है ये कब की है बच्चा, ये पूछ सकता है। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, प्रागैतिहासिक चित्रकला है। ओके, जो इतिहासों को अलग अलग कालक्रम के अनुसार बांटा गया है, तो उसकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की मतलब पाई गई है। और इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इसको भी ऐड करा गया है। लगभग ये 30,000 साल पुराना है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना, ये जो चित्र बनाए गए हैं ये स्टोन एज के हैं, जब पाषाण काल था तब के बनाए गए हैं, तो इतनी पुरानी चीजें हैं। तो धरोहरों को संभाल के रखना यूनेस्को का एक, यूनेस्को ने ठेका ले रखा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ये तो वही चीज है। आ गया जब कथक बताओ नृत्य शैली का मूल स्थान कहाँ है, मैंने पढ़ाया। बोलोगे कथक केरल कर दो सर, केरल तो ऑप्शन में नहीं है। अरे भैया कथक कली केरला से है ना, या तो कथक उत्तर प्रदेश का हो गए या फिर उत्तर भारत का हो गए। ओके, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा। बोलोगे ठीक है। अब मैंने बोला कथक एक जो है ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया से या फिर उत्तर प्रदेश से है। ओके, अब देखो गाइस ये मुगलों के टाइम पे फेमस था, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे ना कथक से रिलेटेड बिरजू महाराज काफी फेमस है। ये नाम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से हैं। अब मैंने बोला इसका अलग अलग घराना है, लाइक लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। तो लखनऊ और बनारस तो फिर भी लगता है ना कि चलो ठीक है यूपी से रिलेटेड है, व्हाट अबाउट जयपुर। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश कहना सही नहीं है, उत्तर भारत इधर सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कथक नृत्य में तबला का यूज होता है, घुंघरू का यूज होता है। हालांकि मैंने यहाँ पे फोटो दिया नहीं है, आप गूगल करके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे कथक डांस देख सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम के लेवल की हैं मैंने वो चीज़ों को करा दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। अब पूछ सकता है खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है। अच्छा ठीक है, खजुराहो कहाँ पे है बच्चा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है आपसे। कहोगे ठीक है, खजुराहो भी तो MP के अंदर ही हमने पढ़ा है। और इनके पिक्स को कुछ देखो, यहाँ से ना जब पिक्स देखोगे तो कुछ चीज़ें समझ के आएगी। ये इरोटिक चीज़ों को दर्शा रही है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनके पिक्स जो है थोड़ी सी आज के समाज में जैसे ड्रेस नहीं पहने जाते हैं उस टाइप के हैं। ठीक है, हमारे आज के टाइम पे ऐसे कोई कपड़े नहीं पहना जाता है, इसलिए आज के टाइम पे इसको इरोटिक पेंटिंग्स माना जाता है। तो ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इरोटिक पेंटिंग्स क्या है वो मैं भी बताऊंगा। अब देखो ये खजुराहो का मंदिर है, MP के अंदर जो है वो छतरपुर जिले में है। अब पूछेगा ठीक है, ऑप्शन में रायसेन जिले रहेगा, छतरपुर रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, रायसेन भीमबेटका। ठीक है, छतरपुर जिला में क्या है, खजुराहो है। अब ये किसने बनवाया था खजुराहो मंदिर,
ये चंदेल वंश की जो शासक थे, चंदेल डायनेस्टी के जो राजा थे 9वीं से 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये पूछ सकता है खजुराहो किस वंश के द्वारा बनाया गया है, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब देखो गाइस, इसको भी यूनेस्को के अंदर डाला है। एंड ये जो मैंने कहा ना इरोटिक स्कल्पचर्स, कामुक मूर्तियाँ, तो वही चीज़ है, आप देख सकते हो। बाकी गूगल करके देखोगे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इरोटिक स्कल्पचर्स का मतलब क्या है। आगे देखो, संगीत अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत अकादमी है तो इसका मतलब थोड़ी गाना में ही होगा। ठीक है, नृत्य, डांस, म्यूजिक एंड नाटक सबके लिए दिया जाता है। जो संगीत अकेडमी अवार्ड है तीनों के लिए दिया जाता है, डेट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं। कब स्थापना हुई थी ये पूछा जा सकता है, 1952 के अंदर। ठीक है, अब इसके जो इस अवार्ड के जो विनर हैं उनका नाम कुछ याद कर लो। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, बिरजू महाराज। सभी चीज़ों को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, जो जो चीज़ें मेन है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो। जो रविशंकर, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बिरजू महाराज, इनको क्या मिला है, ये अवार्ड संगीत अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। अच्छा देखो, स्तूप बोलने पे आपको लगता होगा कुछ लंबा सा एक होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पिलर टाइप का, नहीं, ये वो नहीं है। ये स्तूप मीन्स देखो, ये फोटो है आपका सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप भी कहाँ पे है, एमपी के अंदर ही है। ये चीज आपने सुना होगा, ये अशोक के टाइम पे बनवाया गया था, याद रहेगा। चलो, ये है कहाँ से, अशोक ने बौद्ध रिलीजन को, आपने पढ़ा होगा ना कि वो हुआ था कलिंग के युद्ध के बाद, क्या कहते हैं इनका, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया, उसके बाद अशोक ने क्या किया, बौद्ध रिलीजन को अपना लिया और मारकाट छोड़ दिया। अब जब बौद्ध रिलीजन अपनाया तो काफ़ी प्रचार प्रसार किया, बहुत ही बुद्धिज्म को उसने, अशोक ने काफ़ी फैलाया। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। अब है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, जो चीज़ हिस्ट्री है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, 3rd सेंचुरी के अंदर बनाया गया था इसको। बनवाया किसने था, अशोक ने बनवाया था। है कहाँ पे भाई, एमपी के रायसेन जिले में ये भी है। इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। ठीक है, चलो। मोहिनीअट्टम पूछा जाएगा किससे है, तो मोहिनीअट्टम भाई केरला से है। कहोगे बहुत सही सर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करो। तो ये भी एक क्लासिकल डांस है। इसमें क्या, मैंने 8 क्लासिकल डांस दिया, उसमें ये चीज़ बताया था। और ये ना विमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेल के लिए नहीं है ये चीज़। अब ये जो देखो, भगवान विष्णु का एक अवतार था, कृष्ण का अवतार था मोहिनी। मोहिनी अवतार भी आपने सुना होगा, भगवान विष्णु या फिर कृष्ण का अवतार है। तो वही उन्हीं के रूप में ये चीज़ किया जाता है, उन्हीं के सम्मान में ये चीज़ किया जाता है। ठीक है, मोहिनी रूप धारण करके परफॉर्म किया जाता है इसको। ठीक है, चलो। बाकी ये लास्ट से डांस है, ये है वो इतना नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सफिशियंट है। ये कोणार्क टेम्पल तो अभी रिसेंटली एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा गया था ना, जिसको काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में है ये, कहाँ पे है, उड़ीसा का जो ये कोणार्क टेम्पल है कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये मैं पूछ रहा हूँ उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहाँ है, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ कैसा, तो उड़ीसा के अंदर ही है। अब इसको ना देखो, उड़ीसा में ये चीज़ समझ में आ रहा है। बनवाया किसने था, नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। तो शताब्दी क्या थी मत याद करो, बनवाया किसने था एटलीस्ट ये याद कर लो। अब ये सूर्य देवता को समर्पित है और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब इनसे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है यह मंदिर रथ के आकार का है जिसमें कि 12 पहिए हैं, इसको भी यूनेस्को के अंदर ऐड है। ये रथ के आकार का है, रथ कैसा रहता था नहीं रहता था पता नहीं, लेकिन इसका शेप कहा जाता है कि रथ जैसा है। इसमें एक पहिया देखो यहाँ दिख रहा है, एक पहिया देखो यहाँ दिख रहा है, जूम करके देखो इधर दिख रहा है, और ऐसे करके बहुत सारे पहिए होंगे। बोलोगे हमें तो नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिख रहा है, आप गूगल करो। ये देखो, ये जो पहिया है, ये जो पहिया है, ये रथ आकार का इसको बनाया गया है। ऐसे 12 टोटल पहिए हैं इसके अंदर। अब एक एक फोटो में सब थोड़ी दिख जाएगा। ठीक है, अब कहेगा बाघ गुफाएं कहाँ पे है। जब मैं कुछ बोलूँ बाघ गुफाएं तो मैं बाघ नहीं कह रहा हूँ, बाघ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाघ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एमपी के अंदर ही है। तो मेनली जो गुफा है ना, तो वो फेमस जो यूनेस्को के, तो ज़्यादातर वो कहाँ पे है, एमपी के अंदर ही है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है।
ठीक है, फोटो मैंने दिखा रखा है। अब देखो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में। 3 डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा, रायसेन, छतरपुर, खजुराहो जहाँ पे है। अब एक धार पढ़ा आपने जहाँ पे बाघ, ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं। ये चीज़ समझ में आया। ये भी किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से है। अब देखो इसकी जो पेंटिंग्स है ना वो अजंता से मिलती है। अजंता भी किसकी है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो इसी बेस पे कहा गया कि ठीक है दोनों की पेंटिंग्स मिल रही है तो ऑब्वियस चीज़ है ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और जो उनके साक्ष्य भी मिलते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, मुरल पेंटिंग्स पाई गई थी, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये पूछ सकते ना कि इसे पांडव गुफाएं किस केव को पांडव गुफाओं के नाम से जाना जाता है, बाघ गुफाओं को कहते हैं। ये आपने हालांकि नाम नहीं सुना होगा बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो फोक संगीत किसको कहते हैं, अभी तो आपने पढ़ा क्लासिकल, ठीक है, जो 8 होता है टोटल, ठीक है। चलो अभी आपने पढ़ा ना फॉक, ठीक है, सॉरी क्लासिकल, अभी फॉक समझ लो। फॉक डांस कितने हैं, फॉक म्यूजिक कितने हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, मैं बताता हूँ। अब ये क्लासिकल का क्या है ना, उसको तो ठीक है कैटेगराइज कर दिया कि इनको क्लासिकल डांस के अंदर रखा जाएगा, एक एक स्टेट के अंदर है, लेकिन वो एक स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फॉक जो है ना अपना एक समुदाय से रिलेटेड है। अब मान लो संथाल है, भील है, जो आदिवासी हैं, तो मान लो भील अलग अलग स्टेट में जहां जहां रह रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उस फोक डांस को यूज कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है। फोक म्यूजिक को यूज कर रहे हैं अपने जो भी चीज रिचुअल्स के अंदर। तो ये एक स्पेशली स्टेट से मतलब नहीं है इनको, ये एक समुदाय से रिलेटेड है फोक म्यूजिक, ठीक है। फोक डांस भी रहा तो ये क्या है बच्चा, लोक संगीत है, ये तो बेसिक सा चीज है। अब मैंने वही कहा कि ये किसी विशेष क्षेत्र और संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। ये चीज समझ में आ रहा है कि किसी की क्या है, रिचुअल्स है, संस्कृति है, कल्चर है, ये चीज परंपरा है। लेकिन मैं कथकली कोई परंपरा नहीं है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कोई परंपरा नहीं है, बस भगवान को समर्पित है वो चीज। क्यों, मोहिनी रूप थी तो वहां से ले ली गई, किसी के स्पेसिफिक आदमी की परंपरा नहीं है कि हमारा खानदान मोहिनीअट्टम करते चलेगा, नहीं। कोई एक डांसर निकल गया कर रहा है वो। लेकिन ये फॉक डांस में क्या है ना कि प्रथा बन जाता है, आप कोई रिचुअल्स अपना रहे हो, कोई कथा काम कर रहे हो घर में, पूजा पाठ, तो उसको तो एक पूरा जो है ना फैमिली जितने भी ट्री बढ़ रही हैं आगे, ट्री में पर आपका जो खानदान बढ़ रहा है आगे, उसको फॉलो करते जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, या पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से, मतलब आप मुझे मेरे पापा ने सिखाया, मेरे पापा को मेरे दादा ने सिखाया होगा, मेरे दादा को उनके पिताजी ने सिखाया होगा। तो फॉक में और क्लासिकल में यही फर्क है, समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का जैसे मांड और पंडवानी एग्जाम में आता है, बंगाल का भटियाली बाउल आता है, महाराष्ट्र का लावनी आता है, उत्तर प्रदेश का बिरहा और कजरी पूछा जाता है एग्जाम में, पंजाब का गिद्धा और भागड़ा पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे, बट जो जो अभी तक आपके एग्जाम में मेन मेन पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपको, देखो, ठीक है। चलो अब भील जनजाति का मुख्य लोक नृत्य क्या है। अब भील जो है ना उनका क्या है, गरबा तो है नहीं भाई, क्यों, वो गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं भील जनजाति से रिलेटेड पूछूंगा, कौन सी है, गौरी है, गौरी, ठीक है, इनका अपना लोक नृत्य है। और ये किसी स्टेट से मतलब नहीं है, भील जनजाति जहां जहां थोड़े अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में दिख रहे होंगे, इनकी परंपरा फॉलो करते जाएंगे गौरी को, ठीक है। एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा सा इसमें क्या ही आप ज्यादातर जानोगे, इनका अपना एक मंथ होता है कि जो गौरी होता है ना, गौरी नाम का डांस, इसको सावन के अंदर किया जाता है, श्रवण मास कहते हैं, सावन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और फोक डांस जानो, देखो घूमर जो है राजस्थान के राजपूत समुदाय करते हैं, कालबेलिया जो है ये भी राजस्थान के सपेरा समुदाय करते हैं, फिर तिरह ताली जो है ना कामड़ जनजाति के द्वारा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे दे दिया। कालबेलिया घूमर बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तिरह ताली 100 शिफ्ट में एक शिफ्ट में पूछ लिया गया होगा, लेकिन फिर भी इनको याद कर लो आप, ठीक है। चलो अब पूछ लेगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, बहुत ही शानदार मंदिर है, देख रहे हो, मंदिर देखने से लग रहा है कि भाई बनाया किसने होगा, लाजवाब लग रहा है एकदम। हमारे साइड ऐसा कोई टेम्पल ही नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक को इतना इसका हाफ साइज का बना देते हैं, हाफ का अभी हाफ बना देते हैं, ठीक है। और उसी में लोग मस्त रहते हैं, जातिवाद कर देते हैं, हम बड़ी जाति तुम छोटी जाति, तुम बाद में पूजा करो। ये सब टेम्पल्स देख रहे हो उस समय के राजाओं ने जो बनवाया,
ये आज के टाइम बनवा पाना पॉसिबल है भी कि नहीं कुछ श्योर नहीं है, ठीक है। और बन भी गई तो कितने साल टिकेगी, पॉसिबल नहीं है। ये है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। हालांकि मैं ज़्यादा बोल दिया मैंने, मेरे को देख के बड़ा ये सुंदर लगता है। जब जब मैं ये फोटो देखता हूँ मैं खो जाता हूँ देखते देखते, और फिर पढ़ाना भूल जाता हूँ कि पढ़ाना भी है, ठीक है। आगे देखो, एक दिन मैं खो गया था तो फिर पकड़ के लाया गया कि चल 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 टेम्पल में कहाँ जा रहा है। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है, ऑब्वियस चीज़ है, हिंदू टेम्पल है ये चीज़। कलिंग शैली पर है। अब देखो उड़ीसा के अंदर तो मेनली कलिंग शैली ही फेमस है, कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। अब सोमनाथ जो टेम्पल था ना उसे तुलना किया जाता है इसको। अब आ जाओ कालिदास जी से रिलेटेड सवाल करते हैं। ये कौन थे, ठीक है। मैं थोड़ा ना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत कहना कि आप आराम आराम से क्यों पढ़ा रहे हो। मैं जब स्पीड में पढ़ाता हूँ तो लोग कहते हैं सर थोड़ा स्लो करा करो। अगर आपको स्लो में करा रहा हूँ, स्पीड चाहिए तो यूट्यूब के सेटिंग में ऑप्शन देता है ना कि स्पीड कर लो। और देखो कालिदास कौन थे, कवि थे और क्या थे, ठीक है। कवि के अलावा वो एक नाटककार भी थे क्या, हाँ वो राइट, कहा वो भी लिखते थे, नाटक भी लिखा करते थे। ना सिर्फ कवि थे, कालिदास ने क्या किया है भाई, नाटक भी लिखे हैं। बोलोगे कौन कौन से नाटक हैं बताओ जरा। तो ये हो जाएगा, देखो एक है ना उनकी रचना है विज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये सभी ना कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ओके चलो, ये गुप्त वंश के अंदर राज दरबार में थे, तो ये भी पूछता है कि गुप्त वंश से रिलेटेड कौन से कवि हैं, तो कालिदास है। तो ये सभी चीजें हाँ तो सवाल बनने लायक है ना, हमने छाट छाट के डाल दिए। अब इनसे ज्यादा क्या ही वो पूछने वाला है, एग्जाम में नहीं पूछेगा एसएसआर और एमआर कोस्ट गार्ड के अंदर। बिहू कहाँ से रिलेटेड है बच्चा, बोलोगे सर फेमस है ये तो, असम का है, बहुत सही। तो बिहू के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे रंगाली बिहू, भोगाली बिहू, काती बिहू। अब बोलोगे ठीक है क्या एग्जाम में ऐसा पूछेगा, पूछ रहा है बच्चा आजकल पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछेगा कि कितने फॉर्म है, पूछेगा कि रंगाली बिहू का कब मनाया जाता है, तो ये बसंत के टाइम मनाया जाता है। भोगाली बिहू कब मनाया जाता है, फसल कटाई के टाइम में मनाया जाता है। कार्तिक बिहू कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु के टाइम पे। अब इनको ऐसे ही आप याद कर सकते हो, बसंत में आप आता है पूरा मौसम रंग बिरंगा हो जाता है, तो रंगाली बिहू हो गई। अब फसल काट के खाना बना के भगवान को भोग लगाते हो, पहली फसल को भगवान को भोग लगता है ना हर जगह पे, तो उसको भोगाली बिहू हो गया। ऐसे सोचना भोगाली बिहू मतलब हम कुछ भोग लगा रहे हैं, तो मतलब क्या है, काटोगे फसल तब ना भोग लगाओगे, तो फसल कटाई के टाइम पे। रंगाली बिहू रंगीन, रंगीन कब मौसम होता है, बसंत के टाइम पे। कार्तिक बिहू, कार्तिक बिहू मतलब कार्तिक कब आता है, ठंडे के टाइम पे आता है ना, कार्तिक ठंडा हो जाता है, तो शरद ऋतु का हो गया ये चीज। ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। चलो, और बिहू देखो एक फेस्टिवल भी है, बिहू डांस भी है। तो बिहू फेस्टिवल के टाइम पे ही ना बिहू डांस होता है, तो ये चीज़ मैंने मेंशन करना भूल गया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिहू डांस कहेगा, फेस्टिवल कहेगा, दोनों असम से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही लाजवाब पेंटिंग्स है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बिहार से रिलेटेड है। ऐसे कुछ पेंटिंग्स मैं दिखाऊंगा, और मधुबनी पेंटिंग्स में फर्क, जो एंशियंट टाइम की पेंटिंग्स है, पुराने टाइम पे, आज की पेंटिंग्स नहीं है, उनमें क्या फर्क है, बाकी पेंटिंग से मधुबनी पेंटिंग कैसे अलग है, ये चीज खुद देख लेना आप। बिहार से है, ठीक है, मैं फोटो दिखाऊंगा। अभी देखो गाइस, ये मधुबनी पेंटिंग जो है ना, ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से रिलेटेड है। आप पटना अगर जाते हो ना, तो मैक्सिमम दीवारों पर, जैसे दीवार है सरकारी, जो दीवारें हैं ना, जैसे कोई बाउंड्री दे रखा गया है ऑफिशियल्स के, या फिर रोडों पे किनारे आप देखोगे ब्रिज बना है, उनके ऊपर नीचे जो उनका क्या स्तंभ रहता है, उन सब पे पटना में गवर्नमेंट ने क्या करवाया है, चारों तरफ मधुबनी पेंटिंग्स बनवा दिए हैं, ठीक है। देख के भी मजा आता है, आने जाने में बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके हाथों लकड़ी की स्टिक और पेन से बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है, लकड़ी की स्टिक से और पेन से। तो ये चीज़ तो पढ़ने लायक चीज़ नहीं है, बस बिहार से है, और बिहार के मिथिला क्षेत्र में ज़्यादा फेमस था। अब देखो मधुबनी जो चित्रकला है ना, वो 5 शैली फेमस है उसकी। एक तो भरनी, कचनी, तनी, गुदना, कोहबर। तो ये पूछ लेता है गोदना किस स्टेट से रिलेटेड है, बिहार से है। कोहबर किस स्टेट से रिलेटेड है, बिहार से। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। आप भरनी, कचनी, तनी ना भी याद कर पाओ, गोदना और कोहबर याद रखना कि बिहार से रिलेटेड है, कई बार पूछा गया है इनको। अब बोलोगे पेंटिंग से ये रहा। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ,
इसमें आपको ना हाथों के फिंगर्स क्लियर नजर आ रहे हैं। जो इंसान है, हमारे ये प्यारे राधा कृष्ण जी हैं बीच में, देखो, है ना। अब इनके ध्यान से देखो, आंख क्लियर है, दोनों के आंखें क्लियर दिख रही हैं, हाथ क्लियर समझ में आ रहा है, इनके नाक क्लियर समझ में आ रहे हैं, आंखें एकदम प्योर क्लियर दिख रही हैं, इनके पैर क्लियर दिख रहे हैं। बोलोगे क्या कर रहे हो सर, हाथ पैर दिखा रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ, क्या फर्क है इसमें। और ना एक वारली पेंटिंग देखो आप, वारली पेंटिंग जो है ना आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें क्या है भाई, तो ये वॉर्लिंग पेंटिंग जो है ना, ये कहाँ एक आदिवासी कला ही है, जो पालघर और ठाणे जिले में प्रचलित है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। बनाने की कला जो है ना, ये क्या होता है, मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती है। पहले बनाई जाती थी मिट्टी की दीवारों पर, आज के टाइम पे लोग पेपर पे भी बना देते हैं इसको। क्या की जाती है, इसमें सफेद रंग की आकृतियां उकेरी जाती हैं, ठीक है। इसमें भी मानव होंगे, जानवर होंगे, प्राकृतिक होगा और उनका विवाह दिखा देंगे। इसमें लाल मिट्टी का यूज किया जाता है दीवारों पर। अब मैं पेंटिंग दिखाता हूँ, ये भी हमारे प्यारे राधा कृष्ण जी का है। सॉरी, इसमें आपको हाथ जो ये ह्यूमन टाइप के लग नहीं रहा, ठीक है, जस्ट लग रहा है कि हमारे प्यारे राधा कृष्ण जी हैं, बट एक्चुअली इसमें ह्यूमन की तरह जो लगता है ना कि आंख नाक वो सभी चीजें क्लियर है नहीं, काफी खूबसूरत है। बट मैं एक फर्क बता रहा हूँ दोनों पेंटिंग्स को कैसे पहचानोगे आप। अगर मैं ये पेंटिंग रख दूं सामने और आपको ये पेंटिंग रख दूं, तो दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, मधुबनी है। इनके नाक की स्टाइल देख लो, सबका मधुबनी में नाक का ऐसे ही रहता है मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर, और इनमें कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आपको विजिबल नहीं होती है, ठीक है बच्चा। चलो आगे आ जाओ, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपने तेरावाद और महायान का नाम सुना है कभी? बोलोगे तेरावाद का तो नहीं सुना, हमने महायान सुना है, ठीक है। तो ये कहाँ, किस रिलीजन से संबंधित है? तो ये तो बौद्ध से है, तो ये दोनों बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको डिटेल में। इन समुदाय की दो परंपरा थी, देखो जैन में आपने पढ़ा है श्वेतांबर दिगंबर, पढ़ा था ना। अब यहाँ पे बौद्ध में तेरावाद और महायान, दो चीजें समझो। जो तेरावाद है सबसे क्या है, ओल्डेस्ट परंपरा है, ब्रांच है इनकी, ठीक है, जो मेनली श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में प्रचलित है। जो महायान है ना, वो क्या है भाई, ये चाइना के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, वियतनाम के अंदर प्रचलित है। अब देखो भारत से निकला ये रिलीजन, ठीक है, नेपाल में भले जन्म हुआ उनका, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का, लेकिन उनको शिक्षा दीक्षा धर्म की स्थापना सारी चीजें भारत के अंदर हुई है। और भारत से देखो पूरा एशिया में कैसे फैल चुका है ये। हाँ, ये सारी एशियन कंट्री ही है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, ये सारे एशियन कंट्री हैं, इसमें फैल चुका है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि पूछ सकता है कि बताओ चाइना के अंदर कौन से संप्रदाय हैं बुद्धिज्म के? महायान है। श्रीलंका के अंदर तेरावाद है। बहुत डिटेल में घुसा ना तब इतना पूछेगा, अदरवाइज इतना तो सफिशियंट है, यही अपने आप में पूछ दे, हाई लेवल है, ठीक है। अब बौद्ध रिलीजन के 3 जो पवित्र पुस्तकें हैं, सेक्रेड टेक्स्ट हैं या फिर बुक्स हैं, उनको याद रखो। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों बुक्स पूछ देता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से है, ठीक है। अब कठपुतली लोक नृत्य पूछेगा, मैंने कहा राजस्थान के राजपूत घरानाओं से रिलेटेड है कठपुतली, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसके अंदर कुछ है नहीं, बाकी फोटो देखो, इसमें लकड़ियों के कुछ वो ह्यूमन टाइप की गुड्डा गुड़िया बना के धागों के सहारे इनको नचाया जाता है, ठीक है। तो इनमें कुछ है नहीं, जो थी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है ना। अब एक कालबेलिया जो है ना, कालबेलिया भी कहाँ से है भाई, किस समुदाय से है? तो ये भी कहाँ से है, तो ये कालबेलिया भी आपको राजस्थान से ही मिल जाएगा, ठीक है। और कालबेलिया नाम में छुपा है इनका समुदाय, ठीक है। और इनको जनरली जो सपेरे होते हैं ना, मैंने पहले पढ़ाया भी था इसी क्लास के अंदर कि जिसमें मैंने पढ़ा रहा था, तो घूमर, कालबेलिया, ये सभी चीज़ें मैंने कहा था ना। जैसे वो कठपुतली राजपूत घराने से है, कालबेलिया आपका सपेरे वाला है, सांप पकड़ने वाले लोग जनरली इसको करते हैं, ठीक है। ये भी यूनेस्को के अंदर ऐड है। बाकी चीज़ें ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। हम थोड़ी सी चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे ना, ये 21 क्वेश्चन तो नाम के लिए, इसके अंदर के नहीं भी तो मैंने 50-60 क्वेश्चन करा दिए होंगे आपके एग्जाम में आने लायक। तो ऐसी ही सीरीज चलेगी, मजेदार सीरीज। बाकी बैचेज हैं, नेवी एमआर की ज्वाइन करो। अगर कोई बच्चा एसएसआर के लिए, एमआर के लिए जीके की बेस्ट पीडीएफ करना चाहता है, रीजनिंग की पीडीएफ एसएसआर के लिए, या फिर इंग्लिश की पीडीएफ एसएसआर के लिए लेना चाहता है, या फिर एमआर के लिए साइंस मैथ जीके लेना चाहता है, तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप खरीद के
एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ ना कि सारा क्वेश्चन हम फंसाएंगे, क्योंकि ये कहना है कि इलीगल काम होगा, बट हाँ हम एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर क्वेश्चन फंसेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे फंसा रहे हो। मैं अगर कहूँगी मैं क्वेश्चन फंसाता हूँ तो मेरे ऊपर केस होगा ना फिर ये चीज़ का। तो इलीगल बातें मत किया करो। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बाकी ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो, स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, एग्जाम तक फॉलो करते रहना।